Welcome, dear viewers and aspirant. In this session, I will discuss the intricacies of public administration. Being very popular and scoring subject, public administration become the first choice of many of a student. बहुत सारे स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही ऑप्ट करते हैं. सिलेबस बहुत छोटा है. एक बार अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन योर मेंस एग्जामिनेशन. Some part of public administration is quite conceptual, while some part of public administration is factual. So in this session, I will explain all such dimension and all topic mentioned in our OCS syllabus. Again, along with that, I will discuss about a program that will be launched by the Ray IAS, and this will be the mentorship program for public administration aspirant. तो इस सेशन में हम लोग इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले वी शैल डिस्कस द सिलेबस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देखो, एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस एज यू नो डिवाइडेड इनटू टू पेपर 1 एंड पेपर 2. बोथ पेपर कॉम्प्राइजेस 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. अब आते हैं कि हमें कौन से टॉपिक को बहुत डीप में पढ़ना है, उसके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है ताकि हम मेंस में अच्छा स्कोर कर पाएं और ऐसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करें जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते रहे हैं. तो अगर हम सेक्शन ए को देखें तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ऑल 4 आर वेरी रिलेवेंट आउट ऑफ 5 यूनिट. चार जो यूनिट हैं वो 5 में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं इनमें से टॉपिक कौन कौन से आपको बहुत अच्छे से कवर करने चाहिए. लाइक सपोज अंडर बेसिक कॉन्सेप्ट, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज हियर. अब ये जो टॉपिक है हर साल इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो. मेनी स्कॉलर हैव डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंटली. किसी ने इसको साइंस कहा, किसी ने आर्ट कहा, किसी ने एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक लिमिटेड माना, किसी ने एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव ब्रांच को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंसीडर किया. तो ऑल सच काइंड ऑफ डिफिनीशन कम्स अंडर दिस टॉपिक. और यहाँ सिग्निफिकेंस पर भी बहुत सारे स्टेटमेंट बने. यू नो वेरी वेल, some scholar says that public administration is the foundation of modern society. Failure of public administration will be the failure of modern civilization. तो इस तरह से हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन रहते हैं. एज फार एज पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, तो दिस इज क्वाइट अ वेरी स्मॉल टॉपिक. देखो, पहले क्या हुआ, बी इट हेनरी फायोल, टेलर, they assumed that both public and private administration are quite similar as based on the common principle of hierarchy, command, control. बाद में लोगों को लगा कि नहीं, the theme of public administration is public service, while private administration concerned for profit making, more earning. तो दोनों में अंतर है और थीम को लेके भी बहुत सारा डिबेट रहा. आगे चलकर कुछ ऐसे स्कॉलर आए जिन्होंने कहा कि भाई आजकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स को ले रहा है. प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ फिलैंथ्रोपी, कुछ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वर्क ऑर्गेनाइज कर रहा है. तो यहाँ इसी इंट्रिकेसीज को समझना है. और आफ्टर गेटिंग दिस आइडिया इन ब्रीफ यू विल एबल टू राइट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो बहुत आसान टॉपिक है, एक क्वेश्चन आ भी गया तो बहुत दिक्कत नहीं होगी. इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज काइंड ऑफ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डायनामिक टॉपिक. और यहाँ हर एक स्टेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नए फीचर ऐड हुए हैं. आपको हर एक को बहुत डिटेल में पढ़ना है. You should prepare this, or this is kind of fundamental topic. If you are aware with the development of public administration, you will understand how this subject witnessed the criticism, ups, down, rise, fall. तो ये पूरा टॉपिक हमको अच्छे से करना है. As far as new public administration is concerned, तो you know very well 1968 was the year when new public administration came into existence. और जब मिनर्वा कॉन्फ्रेंस में ड्यूट वाल्डो ने इसको रखा सामने, तो बताया कि द सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड विथ वैल्यू, रिलीवेंस, और लोगों के लिए इसे काम करना होगा. ऐसे सब्जेक्ट्स में डायमेंशन ऐड करने होंगे. तो दिस वाज द रिजुविनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन.
और इसीलिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगेन एज फार एज पब्लिक चॉइस अप्रोच, तो दिस वाज काइंड ऑफ क्रिटिकल टॉपिक, kind of criticism of public administration. Some scholar came and they severely, very harshly criticized the public administration, their role, their concept, and they declared public administration as a failed mechanism of state. बाद में चलकर ये लगा कि नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना एक रोल है, इसको अगर रिवाइव करें तो दैट मस्ट फुलफिल द एम्बिशंस ऑफ स्टेट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्रिटिकल अप्रोच है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसे एक दो बार ही पूछा गया है, बस एक दो बार इसको पढ़ने से ही क्लियर हो जाता है। एज फार एज स्टेट वर्सेज मार्केट, दैट इज इररिलेवेंट टॉपिक, ओनली इन सिलेबस, hardly it comes in mains examination. New public management, so this is again a rejuvenation of public administration. You know, during 90s 80s several new kind of initiative were taken by the government of United Kingdom, Australia, even USA to revive, टू रिजुविनेट द एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें ऑटोनॉमी दिया गया, इसमें प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, इवन डाउनसाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट की बात हुई। तो ये एक बहुत अलग अप्रोच है और इससे हमें क्वेश्चंस दिखते हैं। एज फार एज गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस इज काइंड ऑफ क्वालिटेटिव गवर्नेंस, हाउ डिसीजन आर बीइंग टेकन, हाउ दीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, एग्जीक्यूटेड, ये सब अगर अच्छा हो रहा है तो वही गुड गवर्नेंस होगा। गुड गवर्नेंस कैरेक्टराइज्ड बाय the dimension of ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, ऑल सच थिंग्स। तो ये टॉपिक भी बहुत रिलेवेंट होता है। सिमिलरली प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज कंसर्न, तो एटलीस्ट वन क्वेश्चन कम इन योर मेंस एग्जामिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की, तो हायरार्की यू नो वेरी वेल is kind of a structural arrangement of organization. This way authority are being distributed between superior and subordinate and the resultant structure is called hierarchy. तो hierarchy का concept बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। It offers the communication channel, even execution of decision, even reporting, all become very comfortable with the mechanism of hierarchy, unity of command. Suppose ऑर्गेनाइजेशन के हेड पर एक सीईओ हैं, तो ऑल एम्प्लॉय सपोज टू बी अकाउंटेबल फॉर दिस सीईओ, दैट विल बी यूनिटी ऑफ कमांड। इवन हेनरी फाइवल प्रोपाउंडेड दिस। स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्पेन ऑफ कंट्रोल रेफर्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी सुपरवाइज्ड बाय द हायर ऑथोरिटी। मतलब एक सुपरवाइजर कितने सबऑर्डिनेट को टेक केयर कर सकता है, उनके वर्क्स को, उनके फंक्शंस को वो सही तरीके से मैनेज कर सकता है। तो इस तरह के जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, यूजुअली क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस टॉपिक एंड दीज आर काइंड ऑफ टॉपिक यू शुड कीप इन माइंड 4 और 5 डायमेंशन। बस 5 डायमेंशन इनके रख लो, यू विल बी एबल टू राइट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। 5 क्या होगा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड और स्पैन ऑफ कंट्रोल, the name of thinker who propounded the idea। दूसरा, तीसरा, characteristics of this principle, hierarchy क्या होता है इसको बताना है, pros, cons and way forward। तो if you are aware with 5 dimension of this concept, you may clear the things। Again here some part is written, that is classical theory, scientific theory, bureaucratic theory, human relation, behavioral approach and system approach। तो this area of unit 2 is more relevant than first part। classical theory as far as concerned, तो contribution of Henry Fayol, Mooney, Rayleigh, all together called classical theory, and this was the foundation of modern organization, and that is why still this considered very relevant। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, यू नो टेलर प्रोपाउंडेड, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, मैक्स वेबर। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्रक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑर्गेनाइज इन्हीं थ्योरीज के अंडरस्टैंडिंग पर कर सकते हैं। तो इसे तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। एज फार एज यूनिट 3 इज कंसर्न, तो दैट इज लेस रिलेवेंट टॉपिक। दिस एंटायर यूनिट इज suppose meaningless, reason behind it, this deals with the structure। You can understand, you can deal this entire structure of public
ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ डे, एक दिन में ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है. चीफ एग्जीक्यूटिव मीन्स द बॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आवर प्रेसिडेंट, like in America, suppose president of America for public administration. With respect to private sector, this is Ambani, Adani. तो इनके क्या टाइप हैं, फंक्शंस हैं, बस वन रीडिंग इज एनफ फॉर दिस टॉपिक. difference between corporation, company, board, commission, so these are so topic. Here line and staff are more relevant than others. One question you should expect from this topic, और इसे प्रिपेयर करना समझो एक दिन में हो जाएगा अगर आपने अच्छे से इसको एक बार देख लिया तो. नाउ कम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोर स्कोरिंग देन दिस यूनिट थर्ड. इसे ज्यादा स्कोरिंग है. क्यों स्कोरिंग है? तो देखो मोटिवेशन की थ्योरी यहाँ पे है. इफ ऑर्गेनाइजेशन इज इक्विप्ड विथ मोटिवेटेड एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यू कैन इमेजिन the organization may perform extraordinary. तो performance of organization may change if employee are well motivated. तो इसी बात को अब्राहम मास्लो, हर्जबर्ग ने उठाया, बाद में चलकर और भी थिंकर्स आए. तो ये पार्ट बहुत रिलेवेंट है. अगेन थ्योरी ऑफ लीडरशिप. तो यू नो ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन द लीडर, not manager or CEO, leader may be an individual, they may influence their फॉलोअर्स. तो जहां लीडर है वहां पे इन्फ्लुएंस है, और ये अपने सपोर्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है एक राइट डायरेक्शन में. तो यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग, यू नो हर्बर्ट साइमन इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो ये पूरा टॉपिक हमारा बहुत रिलेवेंट है. एज फार एज अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, तो यू नो वी हैव रेड एनफ लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, और दिस टॉपिक मेनली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी, कि कैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पर लेजिस्लेटिव मींस पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है. यू नो वेरी वेल ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड, सेवरल मोशन including with censor motion, no confidence motion. So these are the techniques, these are the methods used by the legislative to control the administrative system through the means of political head. इसी तरह एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी का कंट्रोल है, सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो दिस टॉपिक इज रिलीवेंट, बट द नेचर ऑफ दिस टॉपिक इज क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी टू ग्रैप्स. तो ये भी बहुत आसानी से बनता है. हाँ, यहीं पे कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं. राइट टू इंफॉर्मेशन. देखो इंफॉर्मेशन का जो राइट था, इट वाज द आउटकम ऑफ very relentless movement, a spearheaded by Aruna Rai and their organization मजदूर किसान शक्ति संगठन. तो बहुत लंबा ऑर्गेनाइजेशन ने आंदोलन किया, और उसके बाद फाइनली इन 2005 वी गॉट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया. और राइट टू इंफॉर्मेशन एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और लेंदी बल्कि एक्ट है. दिस इन्वॉल्व्स द definition of information, even the way through which information can be seeked, even the payment related with information, even structure, और इवन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग डायमेंशन से रहते हैं. अगेन करप्शन, मशीनरी टू redress the citizen grievances. So these are the relevant, and citizen charter. So citizen charter means the declaration, like suppose an organization declared the commitment कि I will serve you this services within 24 hours. If not, in that case you can call on this number, so you will get remedies. तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने कमिटमेंट को पब्लिश करती है, पब्लिक के सामने रखती है, तो द पेपर इज कॉल्ड सिटीजन चार्टर. एंड दिस वाज द इनोवेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम. जॉन मेजर वाज द प्रेसिडेंट, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, व्हेन सिटीजन चार्टर वर इन्वेंटेड इन यूनाइटेड किंगडम. तो इस तरीके से हमें इसको प्रिपेयर करना है, और बहुत आसानी से देखो month or 2 months shall be enough for paper 1. Part A. As far as part B of paper 1 is concerned, so again this comprises 5 unit. Very first is administrative law and administrative reform. अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ
deals with the administration, be it recruitment, be it training, be it suppose authority, be it responsibility, be it coordination, be it command. All such things is guided by the law made by the executive or legislative. So set of law that governs the behavior of administration is called administrative law. But what happened earlier, you know very well, कि it was डाइसी मिस इंटरप्रेटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो वहाँ पे थोड़ी सी बातें डाइसी को हम लोगों को समझनी है कि डाइसी ने आखिर इसको गलत कैसे इंटरप्रेट किया। देयर आफ्टर वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। देखो हुआ ये कि यू नो वेरी वेल ओवर द टाइम द रोल एंड फंक्शन ऑफ ए स्टेट change manifold. Now state deals with hundreds of type of works, और यहाँ पर parliament has not enough time to deal with all such law in detail. सब लॉ के डिटेल को बनाने के लिए पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, पार्लियामेंट जस्ट prescribe the skeleton form of law and thereafter detailing is being done by the administrative body under the specified head. So that work done by the executive called delegated legislation. We shall discuss detail. Again, administrative adjudication means the judicial functions when executed by the administration, that is called adjudication. Administrative reform, O&M, these are some points. So as far as first part, delegated legislation and administrative adjudication is concerned, is quite relevant. Comparative public administration. So comparative public administration, as far as concerned, you should just read the idea of Fredericks. Here not specifically mentioned, but Fredericks is the heart and soul of comparative public administration. उनको एक बार देख लिया तो काम हो जाता है। बाकी इसमें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग, नेचर और स्कोप करने, मॉडल्स वगैरह देखने हैं, तो बहुत छोटा टॉपिक है, दैट कैन बी मैनेज्ड विद इन 1 or 2 days। इतना ही काफ़ी है इवन विद क्लास और पब्लिक पॉलिसी। तो दिस इज काइंड ऑफ वेरी एवरेज टाइप ऑफ टॉपिक। यू कैन इवन डील विथ दिस यूनिट while having just the superficial information about the public policy. कैसे public policy बन रही है, क्या है ये, like suppose government has identified the problems of scheduled tribes. In that case, government may design the skeleton of the upcoming policy, that is called the policy formulation. Thereafter that will be tabled before the parliament, that is the enactment of policy, and later एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एग्जीक्यूट दैट पॉलिसी। तो ये पब्लिक पॉलिसी बहुत छोटा सा है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज कंसर्न, तो यहाँ पे भी सेलेक्टेड टॉपिक करने हैं, बहुत डिटेल में नहीं होता है। जैसे हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन बनते हैं, अप्रेजल पर क्वेश्चन बनते हैं, और प्रमोशन पर कुछ क्वेश्चंस दिखाई पड़ते हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। यू नो देयर इज JCM, type of joint consultative mechanism in India. Financial administration as far as concerned, so this involve understanding of budget. Several type of budget are there, you know very well. It was lump sum budget, zero based budget, performance budget. इन सब को यहाँ पे देखना है और बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत। अब आओ पेपर 2 के सिलेबस को थोड़ा सा देख ले कि पेपर 2 में हमें क्या करना है। तो पेपर 2 इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है, दैट इज द कंसर्न ऑफ पेपर 2। तो सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। देखो एंशिएंट पीरियड मीन्स इट इज कंट्रीब्यूशन, दे आर आस्किंग अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य। तो उस समय कौटिल्य ने कैसे अपने अर्थशास्त्र में रिक्रूटमेंट को बताया, ट्रेनिंग को बताया, उपधा परीक्षण जैसे बात बताई उसने, रोल ऑफ किंग उसने डिस्क्राइब किया है, सप्तांगा थ्योरी देते हैं। इसी तरह मेडाइवल में अगर देखें तो बहुत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है, दैट वर फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द एम्पेरर। तो वो कंडीशंस देखने हैं। बाकी मॉडर्न में फैक्चुअल डिटेल है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कभी कभी हम देखते हैं कि 1935 चार्टर एक्ट या 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी, उस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं।
जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है तो दैट इज पॉलिटी. यू आर वेरी अवेयर, फैमिलियर विथ इंडियन पॉलिटी, प्रियम्बल, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म एंड सो. तो यहाँ जो क्वेश्चन है, यू शुड you will be asked to correlate the administrative system with the preamble कि कैसे how preamble determines the philosophy for administration. तो preamble के जो भी keywords हैं, जैसे for example secular, तो secular means the state free from religious biasness. तो इसका administration में जो रेफरेंस होगा ये होगा कि administration must not treat individual with respect to their religion. Means administration should provide services equally to all individual, be it Hindu, be it Muslim, be it Sikh, be it Christian. तो ऐसा है हमारा preamble और उससे related issue. Again, structure of central administration in India: President, Prime Minister, Council of Ministers, Central Secretariat. So some topic are quite known to us जो भी prepare कर रहे हैं. Some topic are new, like suppose Central Secretariat, Cabinet Secretariat. बाकी प्लानिंग कमीशन, सो यू शुड रीड नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंडेड बाय दिस गवर्नमेंट. तो इस तरीके से सेकेंड पेपर में भी ज़्यादातर पॉलिटी के डायमेंशन है: स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टोरेट, लोकल गवर्नमेंट, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट. You know very well this was the comprehensive act that established the third tier of government. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पंचायतों के अलग फीचर्स बने, हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के अलग फीचर बने. तो ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल अंडरस्टैंड द थिंग वाइल इवन रीडिंग वंस. बार बार मैं ये कह रहा हूँ, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, आपको अपडेट करने हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स को लाने हैं दैट इज ऑन गोइंग. इन दैट वे यू विल गेट द ऑप्टिमल मार्क. About section B of second paper, again comprise involves 5 unit. Public services, to nature of public services in India, all India services. You know, all India services is shared services between the center and state government. IAS, IFS and IPS are the 3 all India services in India. Despite the federal system, we continue this services. The question is that why, what are the relevance, what are the रेशनल्स बिहाइंड दिस. तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं. अगेन सेंट्रल सर्विसेज, इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं आमतौर पे. हाँ, ट्रेनिंग से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं. रिक्रूटमेंट में यू नो वेरी वेल लेटरल एंट्री वाज इन न्यूज. सो वाइल गवर्नमेंट रोल बैक द डिसीजन, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया डिसीजन को, बट लेटरल एंट्री स्टिल वाज इन न्यूज. सो यू शुड प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. Again, Union Public Service Commission, State Public Service Commission is not relevant for mains examination. Usually question from Public Service Commission comes, or that is not frequent. Again, control of public expenditure. तो जो पहला हम लोगों ने देखा फर्स्ट पेपर में accountability and control, this is the, we can say, the offshoot, the expansion of that topic. वही रिपीटेशन है एक तरह का. पार्लियामेंट्री कंट्रोल, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी. तो सम टॉपिक आर मेंशन इन फर्स्ट, सम आर इन सेकेंड. कुल मिला के दोनों जुड़े हुए हैं. मैशिनरी ऑफ प्लानिंग, वी ऑलरेडी सर्च द नेम ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो सेम है. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल डिसबैंडेड बाय दिस गवर्नमेंट, इसको भी हटा दिया गया है. तो नाउ यू हैव टू रीड ओनली नीति आयोग. तो यहाँ भी ज़्यादा नहीं है. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन और स्टेट प्लानिंग कमीशन को पढ़ना है बस. You know very well, with 73rd and 74th Amendment Act, two district planning committee came into existence. पहला हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया प्लानिंग कमेटी और दूसरा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा है, क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट नहीं है. वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो दिस रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन along with several प्लान एंड पॉलिसी डेडिकेटेड टू वीकर सेक्शन. जो भी वीकर सेक्शन, ST, SC, OBC, चिल्ड्रंस के साथ जो प्लान पॉलिसीज हैं उनको आप प्रिपेयर कर लो. यू विल बी एबल टू राइट दिस यूनिट. अगेन मेजर इश्यू इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक बहुत रिलेवेंट टॉपिक है. यू विल फाइंड एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट. हमेशा आएगा क्वेश्चन. और यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, पॉलिटिकल एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप, मीन्स मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, एथिक्स, करप्शन, लोकपाल, लोकायुक्ता, बहुत रिलेवेंट है. हमेशा इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा.
So this way you can prepare public administration within 1 or 2 months with suppose getting some conceptual idea with factual detail. तो 2 months will be enough for preparation of this सब्जेक्ट. तो बहुत आसान है और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ये बड़े आसानी से हो जाएगा. एंड लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू व्हाट आई सेड अर्लियर कि रे IAS अकेडमी is going to run a public administration means mentorship program, and you will get more information about this calling on this number. इस नंबर पे कॉल करके आपको पूरा डिटेल मिलेगा. What will be the feature of this means mentorship program? तो देखो इस प्रोग्राम में अगर आपको टॉपिक पढ़ रहे हो, कहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आई विल बी देयर टू सॉल्व योर इश्यू. दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि इसके मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, यू नो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ लिमिटेड सोर्स लाइक सपोज BL फारिया और पॉली नायडू, मोहित भट्टाचार्य, दीज आर द लिमिटेड बुक्स. लेकिन बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है. इन दैट केस आई विल सपोर्ट यू. कहाँ से उसको लेना है? अगेन सपोज आंसर राइटिंग, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या और रिफॉर्म हो सकता है, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आंसर राइटिंग के लिए आपको 5 to 6 पॉइंट को ध्यान में रखना होता है. आई विल डिस्कस दिस ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लासेस, ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेशन. तो ये सारी बातें आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में प्रोवाइड कराई जाएगी. साथ में पर्सनल असिस्टेंस होगा, जहाँ भी लग रहा हो आपको कि नहीं सर से बात करें, मोरल सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के साथ रहेंगी. आप अच्छे से प्रिपेयर करो और योर सिलेक्शन विल बी द सक्सेस ऑफ आवर टीम. और इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.